एक प्रयोग किया जाए। 20 साल से 80 वर्ष तक के सभी स्त्री पुरुषों को एक साल के लिए एक एक कमरे में बंद कर दिया जाए। उन्हें कमरे में दुनिया की सभी सुविधाएं मिले, अच्छे से अच्छा भोजन मिले, देखने को टीवी मिले, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, फ्रिज हो, एसी हो, परंतु कोई भी व्यक्ति किसी को फ़ोन ना कर पाए, ना कोई व्हाट्सएप कर पाए, ना कोई ईमेल कर पाए। यानी कि एक साल तक किसी भी मानव का किसी दूसरे मानव से संपर्क स्थापित नहीं हो सके। उनके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हों। यदि उनमें से किसी का स्वास्थ्य खराब हो तो तुरंत प्रभाव से उन्हें वहां से निकालकर और अस्पताल में ले जाया जाए और ठीक 1 वर्ष के बाद में उन्हें उन कमरों से निकाल दिया जाए। उसके बाद क्या परिणाम हो? तो शुरुआत करते हैं आज की इस नई और बेहद दिलचस्प गहन चर्चा की। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज जो विषय सामने है वो कोई सामान्य शोध पत्र या कोई न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है। हाँ, ये कोई ऐतिहासिक घटना का विश्लेषण भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये दरअसल एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, यानी एक वैचारिक प्रयोग जिसे संजय सेठी ने प्रस्तुत किया है। और सच कहूं तो जब इस छोटे से लेकिन बेहद मारक लेख को पहली बार पढ़ा गया तो इसने इंसान की बुनियादी जरूरतों की पूरी समझ को एक कटघरे में खड़ा कर दिया। सही कहा। और आज का हमारा जो मिशन है ना, वो इसी प्रयोग के हर एक पहलू को गहराई से खंगालना है। ये देखना है कि इंसान की जो भौतिक ज़रूरतें हैं, आधुनिक लग्जरी और सबसे अहम जो मानवीय संपर्क है, उनके बीच असल में कितना बड़ा तनाव मौजूद है। इस लेख की सबसे बड़ी खासियत यही है। मतलब ये सतह पर बहुत सीधा लगता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी परतों को उधेड़ा जाता है, ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आखिर एक इंसान को इंसान क्या बनाता है। राइट, बिल्कुल यही सवाल। और ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हर कोई हर वक्त स्क्रीन के जरिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करता है। हाँ, वो हाइपर कनेक्टिविटी। सही कहा। ये प्रयोग सोचने पर मजबूर करता है कि असल में जुड़े रहने का मतलब क्या है। इस चर्चा के जरिए ये समझा जा सकता है कि इंसान की असल जरूरतें क्या हैं और क्या केवल भौतिक सुख जीवन का पर्याय हो सकते हैं। और यही वजह है कि ये विषय हर उस व्यक्ति के लिए प्रासंगिक हो जाता है जो इस आधुनिक समाज का हिस्सा है। बिल्कुल। तो चलिए बिना देर किए इस प्रयोग की रूपरेखा और इसकी जो शर्तें हैं उन पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं। संजय सेठी अपने इस प्रयोग की शुरुआत एक बहुत ही विशिष्ट जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक के साथ करते हैं। लेख में स्पष्ट किया गया है कि ये प्रयोग 20 साल से लेके 80 वर्ष तक के सभी स्त्री पुरुषों पर किया जाना है। हाँ, ये उम्र का दायरा बहुत महत्वपूर्ण है। और इन सभी को पूरे 1 साल के लिए अलग अलग कमरों में पूरी तरह से आइसोलेट करके यानी बंद करके रखा जाएगा। अब उम्र का ये जो दायरा तय किया गया है 20 से 80 साल, मैं सोच रही थी कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक संकेत देता है। बिल्कुल देता है। उम्र का ये चुनाव अकारण नहीं है। 20 से 80 वर्ष की आयु सीमा मानव जीवन का वो हिस्सा है जहां इंसान सामाजिक रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और वैचारिक रूप से परिपक्व भी। हाँ, इस प्रयोग में बच्चों या किशोरों को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उनका मानसिक और शारीरिक विकास पूरी तरह से उनके आसपास के लोगों पर निर्भर होता है। सही बात है। एक बच्चे को अगर अकेले छोड़ दिया जाए तो वो एक अलग तरह का आघात है। हाँ, वो तो क्रूरता हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन 20 से 80 वर्ष के लोग वे हैं जिनका व्यक्तित्व पहले से आकार ले चुका है, जो समाज का एक सक्रिय हिस्सा बन चुका है, जिनकी अपनी एक पहचान है जो दूसरों के साथ उनके इंटरैक्शन से बनी है। इसी बात को अगर थोड़ा और गहराई से देखें तो इस 60 साल के स्पेक्ट्रम में जीवन के अलग अलग पड़ाव आते हैं। हाँ, जैसे एक 20 साल का युवा। बिल्कुल, एक युवा जो शायद अपने करियर और रिश्तों की शुरुआत कर रहा है। हाँ। उसके लिए दुनिया एक संभावनाओं का मैदान है। उसकी पूरी ऊर्जा बाहर की तरफ केंद्रित होती है, दोस्त बनाना, खुद को साबित करना। और वहीं दूसरी तरफ एक 50 साल का व्यक्ति जो अपने परिवार का मुख्य आधार है, जिसकी पहचान एक प्रोवाइडर या संरक्षक की बन चुकी है। और फिर एक 80 साल का वृद्ध इंसान जिसके पास जीवन भर की यादें हैं, कहानियां हैं, जिन्हें वो अपनी अगली पीढ़ी के साथ साझा करना चाहता है। तो जब इन तीनों अलग अलग पड़ावों पर खड़े लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है तो
तो उनसे उनकी ये सामाजिक पहचान एक झटके में छीन ली जाती है। यही तो इस प्रयोग का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। 20 साल के युवा के पास साबित करने के लिए कोई मंच नहीं बचता, 50 साल के व्यक्ति के पास देखभाल करने के लिए कोई परिवार नहीं होता, और 80 साल के बुजुर्ग के पास अपनी कहानियां सुनाने के लिए कोई श्रोता नहीं होता। क्योंकि इंसान अपनी पहचान को हमेशा दूसरों के संदर्भ में ही मापता है। बिल्कुल, कोई किसी का दोस्त है, कोई जीवन साथी है, कोई मेंटर है। और जब आसपास कोई दूसरा इंसान ही ना हो तो वो पहचान अपने आप धुंधली पड़ने लगती है। ये तो बहुत ही डरावना विचार है। अब जरा उस अमॉर्फस वातावरण की कल्पना करते हैं जहां इन लोगों को 365 दिनों तक रखा जाना है। कमरों की जो व्यवस्था है। हाँ, स्रोत के अनुसार इन कमरों को किसी कालकोठरी की तरह नहीं बनाया गया है। बिल्कुल नहीं। बल्कि यहाँ दुनिया की हर मुमकिन सुविधा मौजूद है। अच्छे से अच्छा भोजन, जो भी खाना चाहे वो मिलेगा। मनोरंजन के लिए बड़ी स्क्रीन वाला टीवी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, फ्रिज, और एक आदर्श तापमान बनाए रखने के लिए एसी। मतलब अगर कोई इंसान इस सेटअप के बारे में बाहर से सुने तो उसे लगेगा कि ये कोई लॉटरी लग गई है। हाँ, एक पल के लिए ये किसी शानदार 5 स्टार वेकेशन जैसा प्रतीत होता है। कोई काम नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, बस आराम और दुनिया भर की बेहतरीन भौतिक सुख सुविधाएं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बर्नआउट से जूझ रहे किसी भी व्यक्ति के लिए ये एक परफेक्ट फैंटेसी, एक सपने जैसा लग सकता है। अक्सर लोग कहते भी हैं कि काश कुछ महीनों के लिए दुनिया से कटकर सिर्फ आराम करने का मौका मिल जाए। हाँ, और ये प्रयोग उसी सुखद कल्पना का चरम रूप है। भौतिक शरीर को आराम देने के लिए जो कुछ भी चाहिए, जैसे तापमान को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक मशीनें, जीभ के स्वाद के लिए शानदार व्यंजन और दिमाग को सुन्न करने के लिए टीवी स्क्रीन, वो सब कुछ वहाँ प्लेट में सजा कर दिया जा रहा है। लेकिन और यहाँ से बात असली में दिलचस्प हो जाती है। ये 5 स्टार वेकेशन का सपना बहुत ही जल्द एक मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह का रूप ले लेता है। क्योंकि जो अगली शर्त जोड़ी गई है वो पूरी कहानी को पलट देती है। शर्त ये है कि कमरे में मौजूद कोई भी व्यक्ति किसी को फोन नहीं कर पाएगा, ना ही कोई व्हाट्सएप कर पाएगा, ना सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाएगा, और ना ही कोई ईमेल भेज पाएगा। मतलब पूरे 1 साल तक किसी भी मानव का किसी दूसरे मानव से संपर्क पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा। कोई बातचीत नहीं, कोई संदेश नहीं, दुनिया के किसी भी इंसान की कोई खबर अंदर नहीं आएगी और अंदर की कोई बात बाहर नहीं जाएगी। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि सुविधा और संपर्क के बीच का ये विरोधाभास इंसान के मनोविज्ञान पर कितना गहरा असर डाल सकता है। कमरे में कंप्यूटर और मोबाइल फोन मौजूद हैं। आज के समय में ये उपकरण आधुनिक संचार और कनेक्टिविटी के सबसे बड़े प्रतीक हैं। लेकिन इस प्रयोग में उनका जो मूल काम है, यानी दूसरों से जुड़ना, वो पूरी तरह से छीन लिया गया है। जरा सोचने वाली बात है, एक ऐसा स्मार्टफोन जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट तो हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा ऐप नहीं जहां इंसानों की प्रतिक्रिया मिल सके। कोई लाइक नहीं, कोई कमेंट नहीं, कोई फॉरवर्ड किया हुआ मीम नहीं। ये स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे किसी व्यक्ति को दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स कार दे दी जाए, लेकिन उसे चलाने के लिए कोई सड़क ही ना हो। बिल्कुल सटीक उपमा है। वो मोबाइल फोन और वो कंप्यूटर सिर्फ प्लास्टिक, कांच और धातु के निर्जीव डिब्बे बनकर रह जाएंगे। हाँ, वो व्यक्ति शायद उन उपकरणों पर अकेले कोई ऑफलाइन गेम खेल सकता है, या कंप्यूटर में पहले से मौजूद कुछ फिल्में देख सकता है, लेकिन वो किसी को ये नहीं बता सकता कि उसने क्या देखा। कोई अपना अनुभव साझा नहीं कर सकता। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बिंदु है। इंसान आदतन अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोग्राम्ड है। हाँ, जैसे जब कोई बहुत अच्छी फिल्म देखता है या कोई बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन खाता है, तो मानव मस्तिष्क की पहली स्वाभाविक प्रवृत्ति किसी और को उसके बारे में बताने की होती है। सही बात है। अनुभव तभी पूर्ण महसूस होता है जब उसे किसी के साथ बांटा जाए। संचार के बिना उन सभी शानदार सुविधाओं का महत्व धीरे धीरे शून्य होने लगता है। तो मोबाइल और कंप्यूटर का उस कमरे में होना उस अकेलेपन को कम करने के बजाय उसे और ज्यादा चुभने वाला बना देगा। वे उपकरण लगातार इस बात की याद दिलाएंगे कि बाहर एक पूरी दुनिया धड़क रही है जिससे अब कट चुके हैं। ये सोचना ही अजीब लगता है कि वो व्यक्ति फ्रिज से दुनिया का सबसे अच्छा खाना निकालेगा, उसे खाएगा, लेकिन कुछ महीनों बाद क्या उसे वो खाना सच में अच्छा लगेगा? शायद नहीं। जब वो किसी से कह ही ना सके कि आज ये डिश बहुत स्वादिष्ट बनी थी। जब स्वाद की तारीफ करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति ही ना हो, तो शायद एक 5 स्टार मील और एक साधारण उबले हुए खाने के बीच का फर्क ही मिट जाए। जो चीजें पहले दिन लग्जरी लग रही थी, वही चीजें समय बीतने के साथ एक सुंदर सजा हुआ पिंजरा महसूस होने लगेंगी। हेडोनिस्टिक अडेप्टेशन का सिद्धांत यहाँ पूरी तरह से लागू होता है। हेडोनिस्टिक अडेप्टेशन
मिशन? हाँ, जब कोई लग्जरी हर वक्त उपलब्ध होती है और उसके साथ कोई भावनात्मक या सामाजिक मूल्य नहीं जुड़ा होता तो इंसान बहुत जल्दी उसका आदी हो जाता है और फिर वो लग्जरी खुशी देना बंद कर देती है। टीवी का उदाहरण ही ले लीजिए। वह व्यक्ति शायद स्क्रीन पर दुनिया भर के दृश्य देख रहा होगा, लेकिन वो टीवी उसे असल दुनिया से जोड़े रहने में पूरी तरह से विफल रहेगा, क्योंकि कनेक्शन हमेशा दो तरफा होता है। एक स्क्रीन सिर्फ रोशनी और आवाज फेंक सकती है, लेकिन वह किसी की बात सुन नहीं सकती। वो किसी की आंखों में देखकर सहमति नहीं जता सकती। और ये दो तरफा कनेक्शन की कमी इंसान को अंदर से खोखला कर सकती है। हम इस प्रयोग के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और तकनीकी पहलू की तरफ बढ़ते हैं। निगरानी तंत्र। हाँ, सुरक्षा और निगरानी तंत्र। संजय सेठी के लेख में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इन सभी लोगों के स्वास्थ्य की 24 घंटे निगरानी के लिए हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। कैमरे लगे होंगे। और यदि 1 साल के इस लंबे समय के दौरान किसी का भी शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है तो उसे तुरंत प्रभाव से वहां से निकालकर अस्पताल ले जाया जाएगा। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये शर्त इस वैचारिक प्रयोग की गंभीरता को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। कैसे? सीसीटीवी कैमरे और अस्पताल की बैकअप सुविधा का सीधा सा मतलब यह है कि इस प्रयोग में इंसान के शारीरिक स्वास्थ्य और उसके जैविक अस्तित्व को 100% सुरक्षित कर दिया गया है। यानी शारीरिक तौर पर किसी को भी मरने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल। भूख से, प्यास से या किसी अचानक आई बीमारी से उस कमरे में किसी की जान नहीं जाएगी। एक मशीन की तरह इंसान के शरीर को पूरी तरह से मेंटेन किया जाएगा। ये बहुत ही सटीक उपमा है। शरीर रूपी मशीन, उसे चलने के लिए सही ईंधन यानी बेहतरीन भोजन मिल रहा है, उसे सही तापमान मिल रहा है, और अगर मशीन के किसी पुर्जे में कोई तकनीकी खराबी आती है तो अस्पताल रूपी गैराज भी तुरंत उपलब्ध है। शरीर का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, उसे हर बाहरी खतरे से बचा लिया गया है। और यही इस प्रयोग का सबसे क्रूर और सबसे शानदार हिस्सा है। क्रूर कैसे? इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि ठीक 1 साल के बाद जब ये प्रयोग खत्म होगा तो जो भी परिणाम सामने आएगा वो किसी शारीरिक कमी, कुपोषण या बीमारी का परिणाम नहीं होगा। ओह हाँ, वो परिणाम पूरी तरह से मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक अलगाव का शुद्ध परिणाम होगा। ये प्रयोग शरीर को सुरक्षित रखकर इंसान के मन और उसकी चेतना का परीक्षण कर रहा है। समाज हमेशा शारीरिक सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है, खाना, कपड़ा और मकान। लेकिन जब ये तीनों चीजें बहुतायत में दे दी जाएं और सिर्फ समाज को छीन लिया जाए तब इंसान का क्या होता है? और यही सवाल हमें इस स्रोत सामग्री और संजय सेठी के लेख के अंतिम और सबसे बड़े बिंदु पर ले आता है, जो सबसे बड़ा सवाल है। लेख का अंत एक बहुत ही भारी प्रश्न के साथ होता है। ठीक 1 वर्ष के बाद में जब उन्हें फिर उन कमरों से निकाला जाएगा, उसके बाद क्या परिणाम होगा? इस सवाल का वजन बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें 365 दिनों के पूर्ण मौन का सन्नाटा छिपा है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि स्रोत में इसका कोई सीधा उत्तर नहीं दिया गया है। ये एक खुला सवाल है जो जानबूझकर चिंतन के लिए छोड़ दिया गया है। अगर इस 1 साल की अवधि को तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोलॉजी और मनोविज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो 1 साल एक बहुत लंबा समय होता है। बिना किसी इंसानी आवाज के, बिना किसी मानवीय स्पर्श के, बिना किसी आई कांटेक्ट के 365 दिन बिताना इंसान के मस्तिष्क की भौतिक संरचना तक को बदल सकता है। हाँ, जब कोई सामाजिक दिनचर्या नहीं होती, जब कोई ये बताने वाला नहीं होता कि सुबह हो गई है, उठ जाओ, तो समय का एहसास पूरी तरह से विकृत हो जाता है। दिन और रात सिर्फ घड़ी की सुइयों और खिड़की से आने वाली रोशनी तक सीमित रह जाते हैं। जरा कल्पना की जाए उस पल की जब 1 साल बाद वे दरवाजे खुलेंगे। जो लोग बाहर कदम रखेंगे, क्या वे वही लोग होंगे जो 1 साल पहले अंदर गए थे? वो 20 साल का युवा जो शायद अपनी पूरी ऊर्जा के साथ दुनिया जीतने के सपने लेकर अंदर गया था, या वो 80 साल का वृद्ध जिसने अपना पूरा जीवन लोगों की भीड़ में बिताया है? बेहतरीन भोजन और एसी की हवा ने उनके शरीर की त्वचा को तो शायद वैसे ही तरोताजा रखा होगा, लेकिन क्या उनकी आंखों में वो जीवन, वो चमक बची होगी जो एक इंसान को इंसान बनाती है? ये बहुत संभव है कि वे अपनी संवाद क्षमता का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो चुके हों। भाषा पर पकड़? हाँ, जब इंसान लंबे समय तक किसी से बात नहीं करता तो भाषा पर उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। वोकैबुलरी यानी शब्दों का भंडार सिकुड़ने लगता है क्योंकि उन शब्दों का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके अलावा वास्तविकता को पहचानने का उनका तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। बिल्कुल, जब लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो वे लगातार अपनी सोच को कैलिब्रेट करते हैं, उसे संतुलित करते हैं।
अगर किसी के मन में कोई अजीब विचार आता है तो वो दोस्तों से चर्चा करके उसे सुलझा लेता है। लेकिन दूसरों के बिना इंसान अपनी ख्यालों के चक्रव्यूह में फंस सकता है। एक छोटी सी चिंता भी बिना किसी के साथ साझा किए एक विशाल मानसिक राक्षस बन सकती है। मतलब जो कमरा पहले दिन 5 स्टार लग्जरी लग रहा था, वही कमरा 365वें दिन एक बहुत ही सुंदर, वातानुकूलित और सुख सुविधाओं से भरा हुआ पिंजरा बन चुका होगा। और शायद उस 1 साल के बाद जब उन्हें उन कमरों से बाहर निकाला जाए, उनके मोबाइल फोन पे इंटरनेट चालू किया जाए, तो वो अचानक आने वाला व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन उन्हें खुशी देने की बजाय एक गहरी घबराहट पैदा कर दे। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, वे टूटकर उस संवाद पर झपट पड़ें जैसे कोई प्यासा इंसान पानी पर झपटता है। परिणाम जो भी हो, वो सामान्य तो बिल्कुल नहीं होगा। ये प्रयोग इस बात को पूरी तरह से बेनकाब कर देता है कि समाज में रहने की जो मानवीय प्रवृत्ति है, वो सिर्फ एक आदत नहीं है, वो एक गहरी मनोवैज्ञानिक और जैविक जरूरत है। इंसान का विकास ही समूहों में हुआ है। जैसे शारीरिक जीवन को बनाए रखने के लिए भोजन, पानी और हवा चाहिए, वैसे ही मानसिक संतुलन और चेतना को बनाए रखने के लिए संवाद चाहिए। और जब वो संवाद पूरी तरह से बंद हो जाता है तो इंसान के भीतर का एक बहुत बड़ा हिस्सा मर जाता है। भले ही दीवार पर लगा सीसीटीवी कैमरा लगातार ये गवाही दे रहा हो कि व्यक्ति की धड़कन चल रही है और शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। तो अगर इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटा जाए तो संजय सेठी का ये वैचारिक प्रयोग एक बहुत ही असहज करने वाले सच के सामने लाके खड़ा कर देता है। हाँ, ये हमें आईना दिखाता है। एक बंद कमरे में बेहतरीन भोजन, एसी, आरामदेह बिस्तर, टीवी और इंटरनेट का होना, लेकिन बिना किसी दो तरफा संचार के, ये इंसान की असली परिभाषा को ही चुनौती देता है। ये प्रयोग इस बात को स्पष्ट करता है कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत कोई आधुनिक उपकरण, कोई गैजेट या कोई भौतिक सुख नहीं है, बल्कि एक दूसरा इंसान है। एक ऐसा इंसान जो सुन सके, जो देख सके और जो प्रतिक्रिया दे सके। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जो इस चर्चा को एक नए मुकाम पर ले जाता है। वो क्या? उस कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे लगातार लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे थे। वे ये देख सकते थे कि व्यक्ति खाना खा रहा है या नहीं, सो रहा है या नहीं, या उसे कोई शारीरिक दर्द तो नहीं है। हाँ, शरीर तो कैमरे की पकड़ में था। लेकिन जब कैमरे केवल शरीर को, उस मांस के पुतले को देख रहे होते हैं, तो इंसान के उस हिस्से का क्या होता है जिसे कोई भी हाई रेजोल्यूशन लेंस नहीं पकड़ सकता? उन अदृश्य विचारों का? बिल्कुल, उन भावनाओं का। और उस पूर्ण अकेलेपन की गूंज का क्या होता है जो दीवारों से टकराकर वापस उसी व्यक्ति के पास आ जाती है। 1 साल बाद जब वे दरवाजे खोलेंगे तो बाहर कदम रखने वाले लोग क्या इस दुनिया को उसी नजरिए से देख पाएंगे? क्या वे आईने में खुद को पहचान पाएंगे? ये प्रयोग गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि क्या दुनिया की कोई भी भौतिक सुख सुविधा, कोई भी तकनीक कभी भी मानवीय स्पर्श, सहानुभूति और एक साधारण से संवाद की जगह ले सकती हैं? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कोई भी कभी असल जिंदगी में अनुभव करके नहीं देखना चाहेगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन इस हाइपर कनेक्टेड, फिर भी भावनात्मक रूप से अलग थलग होती दुनिया में इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। सही बात है। आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। ये विचार अब हमेशा के लिए जहन में गूंजता रहेगा कि जब सारी सुख सुविधाएं मौजूद हों, दुनिया की हर लग्जरी कदमों में हो, लेकिन उस अनुभव को साझा करने के लिए कोई अपना न हो, तो क्या वो जीवन वाकई जीने लायक बचता है? अगली बार तक के लिए ऐसे ही नए विचारों को खंगालते रहिए और अपनी सोच को चुनौती देते रहिए।